Hello students, in this class we are going to talk about second part of third and final phase of Indian national movement, that is the Gandhian phase. So in my previous lecture we were discussing about early activities of Mahatma Gandhi, this Champaran Satyagraha, Ahmedabad Mill strike and Kheda Satyagraha, and also about first all India mass movement, which was actually non-cooperation movement, when Mahatma Gandhi decided for not to cooperate with the British Raj anymore on account of several factors. The most prominent factor was the Jallianwala Bagh massacre, and other factors were like issue of Khilafat and ill-conceived measures of Montagu Chelmsford reforms. So next phase of the Gandhian mass movement was the civil disobedience movement or civil disobey, when Gandhiji further decided to disobey the British rules and regulations, because the British rules and regulations were exploitatory in nature, and it was a moral duty of each and every Indian to disobey those rules and regulations. तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगला बड़ा जन आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रारंभ किया गया था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। वास्तव में सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन को हम लोग अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, पढ़ते जरूर अलग अलग करके हैं, देख नहीं सकते हैं अलग अलग, क्योंकि असहयोग का ही अगला भाग, अगला चरण अवज्ञा था, सविनय अवज्ञा, और इसका भी अगला चरण था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अवज्ञा करना, जैसे आपको याद होगा बचपन में आपने एप्लीकेशन लिखा होगा स्कूल में, टू द प्रिंसिपल ऐसे करके लिखते थे ना, और लास्ट में लिखते थे योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपकी आज्ञा मानने वाला विद्यार्थी। और यहां डिसओबे, हमने ऐसा कभी नहीं लिखा योर डिसओबीडियंट स्टूडेंट, हमने लिखा योर ओबीडियंट स्टूडेंट, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिसओबे। तो डिसओबे का अर्थ ही यही होता है, अवज्ञा का अर्थ ही यही होता है कि हम आपकी बात को, हम आपके कानूनों को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, इसकी ठोस वजह होनी चाहिए। वजह ये कि ये शोषक परक थी, ये हमारे खून चूसने वाली नीतियां थी और कानून थे। अतः महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने यह निर्णय लिया कि वो सविनय अवज्ञा करेंगे, ऐसी अवज्ञा, इस तरह से डिसओबे करेंगे जिसमें कि हम हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और यह आंदोलन या यह प्रतिरोध पूर्ण रूप से नैतिक और अहिंसक होगा। इसीलिए इसको सविनय अवज्ञा लिखा हुआ है, या इसे आप नागरिकों की नाफरमानी भी बोल से, नागरिक नाफरमानी उर्दू शब्द हो गया, नाफरमानी करना यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करना, सिविल नाफरमानी या नागरिक नाफरमानी, ठीक है ना, सिविल या नागरिक नाफरमानी आंदोलन भी इसे कई बार बोल दिया जाता है, ठीक है। और हम देखेंगे अपने आगे के डिस्कशंस में कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको एब्रिविएट करके सीडीएम भी बोल दिया जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नागरिक अवज्ञा या सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आंदोलन दो चरणों में प्रारंभ हुआ, दो चरणों में चला, बल्कि जिसमें देखिए यहां पर एक ग्राफ, एक बार डायग्राम के माध्यम से दोनों चरणों को मैंने समझाने का प्रयास किया। देखिए सीडीएम का एक बार डायग्राम बनाया हुआ है, जो सीडीएम फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण, और दूसरी तरफ है सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण, यानी कि यह आंदोलन दो चरणों में चला। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया और 5 मार्च 1931 को
31 तक यह आंदोलन अपने पूर्ण वेग आवेग से चलता रहा, जबकि 5 मार्च 1931 से लेकर के जनवरी 1932 तक इस आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया, इसको सस्पेंड किया रखा गया। और फिर जनवरी 1932 से 1933 और 1934 के कुछ महीनों तक सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण चला, जो कि उतना प्रभावी नहीं हुआ जितना कि प्रथम चरण था। ठीक है, तुलनात्मक रूप से। तो फर्स्ट फेज ऑफ सीडीएम और सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम, और इन दोनों के बीच, इन बिटवीन फर्स्ट फेज ऑफ सीडीएम एंड सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम, अ पैक्ट वॉज signed between Mahatma Gandhi and the Viceroy of the British India, Lord Irwin, on behalf of the government on 5th of March 1931. And as a result of this Gandhi-Irwin Pact, Mahatma Gandhi agreed to suspend the movement for the next few months. And he also agreed or decided to participate in the round table conference. In fact, second round table conference, which was going to be convened in London from October to December 1931. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का भी महात्मा गांधी ने निश्चय किया, और इस पैक्ट के तहत, समझौते के तहत, गांधी इरविन समझौते के तहत, जिस पर कि 5 मार्च 1931 को दस्तखत किए गए थे गांधी जी के द्वारा, जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्होंने दस्तखत किया था, हस्ताक्षर किए थे, और वायसरॉय इरविन ने सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। और इस समझौते के अंतर्गत महात्मा गांधी ने इस बात का निर्णय लिया कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को अगले कुछ माह तक, अगली सूचना तक स्थगित रखेंगे, और दूसरा यह भी कि वह अक्टूबर से दिसंबर 1931 के मध्य लंदन में संपन्न होने जा रहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस और महात्मा गांधी ने बहिष्कार किया था, और चूंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार हो गया था, अतः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक हो चला था, क्योंकि कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, और बिना कांग्रेस के भाग लिए, बिना कांग्रेस के सम्मेलन में गए उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कोई अधिक महत्व नहीं रह जाना था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन को तो कांग्रेस ने पहले ही बहिष्कृत कर दिया था, बायकॉट कर दिया था। सो व्हेन the Congress party decided to boycott the first roundtable conference, and absence of the Congress from first roundtable conference, from first RTC, forced the British government of England to convene another one, and also to ensure participation of the Congress, the largest political party of India. है ना। तो जब तक कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाती, तब तक उस सम्मेलन का अधिक महत्व नहीं होना था। इसी कारणवश महात्मा गांधी पर लगातार दबाव बनाए रखा वायसरॉय इरविन ने, लगातार उनसे मिन्नतें करता रहा, मुलाकातें करता रहा कि गांधी जी कृपया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो गांधी जी ने देखा कि वायसरॉय बार बार मिन्नतें कर रहा, तो गांधी जी ने अपनी कुछ मांगे रख दी। एक आध दो मांगों को छोड़ करके गांधी जी की अधिकांश मांगों को वायसरॉय इरविन ने मान लिया, और फिर गांधी जी इस बात पर सहमत हो गए कि वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाएंगे। ठीक है, तो यह पैक्ट साइन हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस या ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि पहली बार
कांग्रेस पार्टी और सरकार को बराबर का दर्जा दिया गया, बराबर का हैसियत दिया गया। सो दिस पैक्ट which was signed between Gandhi ji and Viceroy Irwin, and the pact was signed on an equal footing, placing the Congress equivalent to that of the British government of India. ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 2 चरणों में चला। क्यों 2 चरणों में चला? क्योंकि बीच में गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया गया। गांधी इरविन समझौते को आप लोग अलग से अध्ययन कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य अभी गांधी इरविन पैक्ट और उसके बिंदुओं पर डिस्कशन करना, चर्चा करना नहीं है। हमारा पूरा फोकस इस लेक्चर पे गांधीयन मूवमेंट पे है, ना कि पैक्ट्स और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे है। ठीक है ना, तो उन पे कभी हम लोग और बात कर लेंगे, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके, हर चीज, हर बिंदु ऑनलाइन इस तरह के क्लासेस में डिस्कस कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो आगे के किसी लेक्चर में हम लोग उसको अरेंज कर लेंगे। ओके, तो लाहौर, अब देखिए, लाहौर कांग्रेस ऑफ 1929, 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में, यानी कि 1929 में कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के उस वक्त के युवा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 19 दिसंबर 1929 को यह अधिवेशन आयोजित किया गया था, बुलाया गया था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था लाहौर में। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और 19 दिसंबर 1929 तारीख महत्वपूर्ण नहीं होती है आईएएस एग्जामिनेशन में। जो उसमें प्रोसेसेस है ना, इतिहास में जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्यों और कैसे, ये अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये कब, ये हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता है। तिथियां ना, जहां बहुत बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे ना, वही इंपॉर्टेंट होती हैं, वही महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास में तिथियों को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा, इस पे सवाल नहीं बना करते हैं। कभी कभार एक आध सवाल वो जो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं ना, उन पे ही बनते हैं, वो तो आप जानते हैं। अब 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन, ये ऐतिहासिक साबित हुआ। ठीक है ना, ऐतिहासिक साबित हुआ। कम से कम 2-3 मुद्दों पर यह ऐतिहासिक साबित हुआ। कैसे? एक मुद्दा यह था कि पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वॉज पास्ड हियर एट लाहौर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। टोटल इंडिपेंडेंस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिमांडेड बाय द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। दिसंबर 1885 से लेकर के इस अधिवेशन के बीच कांग्रेस ने जब भी राजनीतिक मांग रखी थी, तो वह मांग स्वराज की थी। स्वराज की, यानी कि अंग्रेजी शासन के अधीन रहते हुए स्वराज, यानी कि शासन में अधिक भागीदारी और ऑटोनॉमी जैसी चीजें, स्वायत्तता जैसी चीजें। पूर्ण स्वराज यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, पूरी राजनीतिक शक्ति अंग्रेजों के हाथ से छीन करके भारतीयों को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया गया था। तो स्वराज और पूर्ण स्वराज में यही मूल फर्क है कि स्वराज स्वतंत्रता की मांग नहीं होती थी, जबकि पूर्ण स्वराज एक तरीके से स्वतंत्रता की मांग थी, टोटल इंडिपेंडेंस। एंड सो दिस पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वॉज passed by the Congress for the first time here at Lahore annual session of the Congress on 19th of December 1929 पारित किया गया। और जनता को इस पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में कब सूचित किया गया? जनता को सूचित किया गया 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को जनता को यह सूचित किया गया था कि हमने, यानी कि कांग्रेस ने, नेताओं ने पूर्ण स्वराज का
प्रस्ताव पारित करके अंगीकार कर लिया है, यह जनता को बताया गया। और इसीलिए कि ये 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी विशेषकर यह तिथि ऐतिहासिक बन गई। आप जानते हैं इसका महत्व। और 1929 के उस लाहौर कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में जो स्वराज पार्टी के सदस्य चुन करके केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों के तौर पर गए थे, उनसे भी कहा गया कि अब आप लोग त्याग पत्र, अपने अपने पदों से त्याग पत्र देकर के आ जाइए, राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होना है और हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। तो तुरंत ही, इसमें अधिक समय नहीं लगा कि स्वराज पार्टी के ज्यादातर सदस्यों ने, इक्का दुक्का सदस्यों को छोड़ करके जो कंफर्ट जोन से वापस नहीं लौट पाए और जो अंग्रेजों के साथ हो लिए, इक्का दुक्का को छोड़ करके जितने भी सदस्य थे स्वराज पार्टी के, उन्होंने त्वरित रूप से तुरंत ही अपने अपने पदों से, एमएलएज और एमपीज जैसे पदों से त्यागपत्र दिया और वापस तुरंत लौट आए कांग्रेस में और वो बड़े आंदोलन की तैयारी में लग गए। तो एक ये भी काम हुआ that the Lahore Congress of 1929 had also called upon all Indian members of Swaraj Party, of members of legislature to resign their respective seats, and they did so immediately. Once they came to know about the demand of the Congress, they were ready to resign from their respective seats or posts. So Swarajists, they returned back to the national movement। और वैसे भी संसदीय राजनीति वो भी राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही उन्होंने करने का निर्णय लिया था। तो वहां भी ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजों के साथ चले गए थे। केंद्रीय विधायिका, प्रांतीय विधानसभाओं में वो अंग्रेजी राज की बखिया ही उधेड़ रहे थे। लेकिन अब चूंकि बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन का एक और जनमानस पे आधारित मैस मूवमेंट, ऑल इंडिया मैस मूवमेंट, अखिल भारतीय जन आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया जा रहा था। इसीलिए इन नेताओं की भागीदारी अब राष्ट्रीय आंदोलन में सीधे तौर पे ज्यादा जरूरी हो गई थी। तो स्वराज पार्टी के सदस्यों को बोला गया कि कृपया आप लोग अपने अपने पदों से त्यागपत्र देकर के तुरंत वापस लौटे, और उन्होंने तुरंत ही त्यागपत्र दिया और सबके सब इक्का दुक्का को छोड़ करके वापस लौट आए। तो 1929 लाहौर कांग्रेस ने विधायिका के सभी भारतीय सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए कहा, यानी कि स्वराज पार्टी के सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए कहा, और वो तुरंत ही त्यागपत्र देकर के फटाफट वापस लौट आते राष्ट्रीय आंदोलन में। और अब एक अन्य निर्णय भी किया गया था लाहौर कांग्रेस में कि फरवरी 1930 में कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी परिषद, वर्किंग कमेटी कार्यकारिणी परिषद की बैठक साबरमती आश्रम में हुई। गांधी जी का हेडक्वार्टर साबरमती आश्रम, वहां पर कार्यकारिणी परिषद की बैठक बुलाई गई। लाहौर अधिवेशन तो दिसंबर 1929 में हुआ। साबरमती आश्रम में क्या बुलाया गया? कांग्रेस के कार्यकारिणी परिषद की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में यह संपूर्ण अधिकार गांधी जी को दे दिया गया कि वो अपने मन मुताबिक, वो अपने मन मर्जी से चाहे जहां से जितने लोगों को लेना चाहे वो ले, और एक सिविल डिसओबीडियंस या नागरिक अवज्ञा का कार्यक्रम प्रारंभ करें। सो इन February 1930, the Congress Working Committee meeting at Sabarmati Ashram gave or invested Gandhiji or transferred its powers to Gandhiji, full powers to launch a program of civil disobedience। ठीक है, तो एक बड़ा निर्णय यह लिया गया कि फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी के साबरमती आश्रम में हुई बैठक में गांधी जी को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे अपने अनुसार सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम प्रारंभ करें, सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम प्रारंभ करें। और सविनय अवज्ञा के इस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम यह भी होगा कि उसमें चलेगा नो रेंट कैंपेन।
नो रेंट कैंपेन, कर ना अदायगी, यानी कि लगान वगैरह टैक्स वगैरह नहीं चुकाया जाएगा। नो टैक्स कैंपेन, नो रेंट कैंपेन। कर ना अदायगी भी इसी में सम्मिलित होगी। किसमें सम्मिलित होगी? सिविल डिसओबे में नो टैक्स कैंपेन या नो रेंट कैंपेन भी चलाया जाएगा। तो गांधी जी इस बात के लिए तैयार हो गए कि कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद के अनुसार वह अपने मन मुताबिक सविनय अवज्ञा कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, जिसमें नो टैक्स कैंपेन या नो रेंट कैंपेन भी शामिल होगा। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को किया। 12 मार्च 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए, श्री गणेश करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक टैक्स, सॉल्ट टैक्स को चुना। नमक कर, क्योंकि क्या करने जा रहे थे? अवज्ञा करने जा रहे थे। तो अवज्ञा करना, बात नहीं मानना, उल्लंघन करना, तो अवज्ञा करने के लिए गांधी जी ने एक टैक्स को चुना। कौन सा टैक्स था? नमक पर लगाया गया टैक्स। नमक पर भारी भरकम टैक्स लगा रखा था सरकार ने, और भारतीयों को ना तो नमक बनाने और ना ही बेचने की इजाजत होती थी। और अगर कोई भारतीय, 1835 से ऐसा चला रहा था, अगर कोई भारतीय नमक बनाते या बेचते हुए पाया जाता था तो उसे 6 माह कैदे बामशक्कत की सजा दे दी जाती थी। तो गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को चुना और सॉल्ट टैक्स का उल्लंघन करके उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। तो शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन की देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत या इसका प्रारंभ नमक सत्याग्रह से हुआ और यह शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को। सो व्हेन the Congress Working Committee decided to transfer all of its powers to the Mahatma Gandhi, and eventually Mahatma Gandhi decided to launch the movement on 12th of March 1930 by starting Salt Satyagraha. And Gandhi ji led a salt march, नमक, ठीक है ना, सॉल्ट मार्च, मार्च एक निकाला गांधी जी ने, उस पे हम लोग अभी आते हैं। पहले देखिए सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने नमक को सत्याग्रह का माध्यम क्यों बनाया? लिखा ना नमक सत्याग्रह, तो नमक टैक्स को ही क्यों? देखिए उसमें 2-3 चीजें सम्मिलित हैं। पहला ये कि नमक, गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने जैसा कहा कि पानी से बाहर नमक नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। पानी से बाहर नमक नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती है। आप जब पानी उबालेंगे, ढेर सारा समुद्री पानी उबालेंगे, तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब बच जाता है। सोडियम क्लोराइड जिसे हम लोग नमक कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड तो आपको समुद्री पानी उड़ा करके मिलेगा, तो पानी से बाहर नमक नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं, ठीक है ना। तो गांधी ने कहा कि जब भाई पानी से बाहर नमक नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तो इस पे टैक्स कहां बनता है? और जब टैक्स नहीं बनता है और आपने जबरदस्ती का, वो भी भारी भरकम टैक्स लगा रखा है, और इतना टैक्स कि लोग मरे जा रहे हैं, करों के बोझ से दबे हुए हैं, नमक कर ने ही उनकी जान निकाल रखी है। और नमक एक ऐसी वस्तु जिस पे भारी भरकम टैक्स, और चाहे जितना टैक्स लगा दीजिए, जितना महंगा हो जाए नमक, नमक आदमी खाएगा ही खाएगा, मजबूरी है नमक खाना, वरना कुछ पता ही नहीं चलेगा खा क्या रहे, टेस्ट ही नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं पता चलेगा ना। और नमक वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है, खासकर हृदय की क्रियाविधि के लिए, जो कार्डियक एक्टिविटी है उसके लिए हमें नमक चाहिए ही चाहिए होता है। हालांकि नमक की अधिक मात्रा हमें बीमार डाल सकती है, नमक की अधिक मात्रा से भी हमें हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती है, लेकिन नमक की कम मात्रा भी हमारे लिए हानिकारक होती है। तो उचित मात्रा में
नमक का हमें सेवन करना ही होता है, प्रत्येक व्यक्ति को करना ही होता है। तो और इसीलिए अंग्रेजों ने नमक पे ढेर सारा टैक्स लगा रखा था और कि मालूम ही था कि लोग नमक तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जाएंगे कहां। तो गांधी जी ने भी उसी अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया, यह सोचा कि चूंकि हर एक भारतीय, हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, XYZ, वो नमक टैक्स से पीड़ित है, परेशान है। तो अगर नमक टैक्स को लेकर के सभी ने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया जाए तो हम इस आंदोलन से, यानी कि गांधी जी ने ऐसा सोचा कि वो इस आंदोलन से सैकड़ों हजारों भारतीयों को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहां पर कि व्हाई गांधी जी हैड चोजन सॉल्ट एज अ मीन्स ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी सेड, टू कोट महात्मा गांधी, देयर इज नो आर्टिकल लाइक सॉल्ट आउटसाइड वाटर। पानी से बाहर नमक नाम की कोई चीज नहीं है। देयर इज नो आर्टिकल लाइक सॉल्ट आउटसाइड वाटर बाय टैक्सिंग विच द गवर्नमेंट, द स्टेट कैन रीच इवन starving millions, the sick and utterly helpless. The tax therefore constitute the most inhuman poll tax. चूंकि पानी से बाहर नमक नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है जिस पर भारी भरकम टैक्स लगा करके सरकार लाखों लोगों को भूखा नंगा मार सके, अतः यह टैक्स, नमक टैक्स, अत्यधिक अमानवीय टैक्स है और हम इसका सविनय अवज्ञा करते हैं, उल्लंघन करते हैं, मतलब हम देंगे ही नहीं टैक्स। और इसके लिए गांधी जी ने पदयात्रा निकाली। तो गांधी जी along with a band of 78 members of the Sabarmati Ashram, among whom were men belonging to almost every religion and region of our country, was to march from his headquarter in Ahmedabad, that is Sabarmati Ashram, to Dandi coastal village, Dandi, located 240 miles away from each other, and this march had begun on 12th of March 1930, and it took several days for Mahatma Gandhi and his 78 associates to reach at Dandi, and when he reached there on 6th of April 1930, by picking up, he had picked up a handful of salt, not manufactured. By picking up a handful of salt, Gandhi ji, he had launched or inaugurated the civil disobedience movement. ठीक है, तो गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए नमक को क्यों चुना और उसके लिए कौन सा काम किया ताकि आंदोलन प्रारंभ किया जा सके। तो गांधी जी ने कहा, जैसे यहां पे कोट किया हुआ है, इंग्लिश में मैंने आपको बताया, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि पानी से बाहर नमक नाम की कोई वस्तु है ही नहीं जिस पर टैक्स लगाकर सरकार लाखों लोगों को भूखा नंगा मार सके, अतः नमक कर सबसे अमानवीय कर है, और चूंकि यह अमानवीय कर है, अतः प्रत्येक भारतीय का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह इस अमानवीय कर का जबरदस्त प्रतिरोध करे और विरोध करे। इसके लिए गांधी जी ने नमक यात्रा का आयोजन किया और गांधी जी ने अपने अहमदाबाद में अवस्थित हेडक्वार्टर साबरमती आश्रम के 78 सहयोगियों को लिया, जिसमें सभी क्षेत्रों, समुदायों और धर्मों के लोगों को लिया गया था, और 240 मील दूर अवस्थित, लगभग 400 किलोमीटर दूर अवस्थित दांडी नामक एक समुद्र तटीय गांव तक की पदयात्रा की। बेयरफुट मार्च, ये पदयात्रा थी। गांधी जी चाहते तो आराम से मोटर में भी बैठ के, मोटर गाड़ी में भी, कार में भी बैठ के जा सकते थे। ये रूफटॉप खोल दिया, मुंडी निकाल ली ऊपर और हाथ हिलाते नेताओं की तरह आजकल के आराम से चले जा रहे हैं। वो उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ठीक है ना, और राष्ट्रीय आंदोलन में
एक एक व्यक्ति को बड़े सावधानी से जोड़ना पड़ता था, कन्विंस करना पड़ता था कि भाई राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है, अतः कृपया आप लोग भी सम्मिलित हुए। कन्विंस करना पड़ता था लोगों को। तो जानबूझ करके बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ करके महात्मा गांधी ने पद यात्रा करने का निश्चय लिया था और हर दिन वो 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर गांव-गांव के बीच से, पगडंडियों के बीच से निकलते और सैकड़ों लोग गांव के पगडंडियों के दोनों तरफ खड़े हो जाते कि महात्मा गांधी की पदयात्रा निकलने वाली है, जरा देखे तो ये महात्मा गांधी कौन, इतने बड़े नेता जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है, परेशान करके रख दिया अंग्रेजी सरकार को, भारत से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के, दिल्ली से लेकर के लंदन तक। ठीक है, तो जब लोग महात्मा गांधी को देखते गांव से गुजरते हुए, पगडंडियों से गुजरते हुए, पैदल तेजी से चलते हुए, आप देखिएगा गूगल पे इसके वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं वहां पर, और वो हजारों लोग गांधी को देखने के लिए, सहयोगियों को देखने के लिए खड़े हो जाते थे और बड़ा खुश होते वो महात्मा गांधी को देख करके, इसलिए भी कि महात्मा गांधी एक आम किसान की तरह, एक आम मजदूर की तरह ही दिखते थे। तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होती थी, ये आशा होती थी कि गांधी कोई बहुत बड़े नेता हैं, वेल सूटेड बूटेड आएंगे, ठीक है, तो हैट लगाए, छड़ी घुमाते, कार वार से निकलेंगे, और लोग जब देखते कि ये एक दुबला पतला सा आदमी, आधी धोती पहने हुए, डंडा लिए हुए, ऐनक लगाए हुए निकल रहा है, यही गांधी है। तो लोगों को यह समझ में आता कि अरे ये तो मैं हूं। एक किसान तुरंत अपने आप को गांधी की वेशभूषा से जोड़ता, कनेक्ट कर लेता। और ये गांधी जी चाहते भी थे कि लोग वो अपने देशवासियों की तरह रहें जो उनके वास्तविक हालात थे। कि जब गांधी जी को ऐसा लगता था कि जब मेरे देशवासियों के पास तन ढकने के लिए पूरा कपड़ा नहीं है, तो मुझे पूरा कपड़ा पहनने का कोई हक नहीं बनता है। तो 12 मार्च 1930 को यह पद यात्रा प्रारंभ की गई और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी और उनके 78 सहयोगी दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर नमक कानून का, नमक टैक्स का उल्लंघन करना था, तो उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से मुट्ठी भर नमक उठाया, बनाया नहीं, नमक उठाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश कर दिया। ठीक है, तो यह प्रारंभ था सत्याग्रह का। किससे संबंधित? नमक टैक्स से संबंधित सत्याग्रह, इसीलिए इसको सॉल्ट सत्याग्रह बोला जाता है। तो इसीलिए गांधी जी ने सोच समझकर के नमक टैक्स को चुना था उल्लंघन करने के लिए। और इसमें आंदोलन में क्या एक और चीज शामिल थी? क्या शामिल था? नो टैक्स कैंपेन, कर ना अदायगी का कानून। भाई हर जगह नमक नहीं उपलब्ध था ना, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश में नमक नहीं उपलब्ध, तटीय ना समुद्र उपलब्ध ना नमक उपलब्ध। तो यहां कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चले? यहां पर नो टैक्स कैंपेन कि भाई हम लगान नहीं चुकाएंगे, चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाएंगे, इस तरह से सविनय अवज्ञा को एक रूप दिया गया था। अब जैसे ही गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का आयोजन किया, वैसे ही अन्य नेता, कांग्रेस एवं अन्य प्रखर नेता, उन लोगों ने भी नमक सत्याग्रह, नमक यात्राओं का आयोजन प्रारंभ कर दिया। जैसे तमिलनाडु में, इन तमिलनाडु चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लेड अ सॉल्ट मार्च फ्रॉम त्रिचनापल्ली टू वेदराण्यम। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली जगह से, स्थल से वेदराण्यम तक नमक यात्रा का आयोजन किया। ठीक है ना? और ऐसे ही मालाबार में, इन मालाबार के केलप्पन, अ कांग्रेसी लीडर के केलप्पन वॉक्ड फ्रॉम कालीकट टू पयन्नूर टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। तो मालाबार में के केलप्पन ने कालीकट से पयन्नूर तक नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए नमक यात्रा का, सॉल्ट सत्याग्रह का आयोजन किया। और सत्याग्रहियों का एक दल ने असम के सिलहट से बंगाल के नोआखली, उस वक्त नोआखली बंगाल, अब बांग्लादेश तक नमक यात्रा का आयोजन किया। सो अ बैंड ऑफ सत्याग्रहीज वॉक्ड ऑल द वे फ्रॉम सिलहट इन असम टू नोआखली इन बंगाल। तो ये गांधी जी के द्वारा की गई गतिविधि का
एक तरीके से इमिटेशन था, उसी को रिपीट किया गया भारत के, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं के द्वारा। लेकिन हर जगह नमक नहीं उपलब्ध था और हर जगह समुद्र तट नहीं उपलब्ध था, तो वहां वहां पर नो टैक्स कैंपेन के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया। और जबकि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस खुदाई खिदमतगार्स, खुदाई अल्लाह खुदा, खिदमतगार्स सर्वेंट्स, which means servants of the god, and they wore lal pathani suit, red shirts, so they came to be popularly known as red shirts, lal kurti, who were to play an extremely active role in the civil disobedience movement, mainly at Peshawar. And there they were led by a prominent Gandhian leader named Khan Abdul Ghaffar Khan. So as Khan Abdul Ghaffar Khan belonged to Northwest Frontier Province, so he was popularly known as the Frontier Gandhi. So there they played a very significant role in the course of civil disobedience movement. While these Peshawar demonstrations are significant, important, also because it was here at Peshawar that the soldiers of the 15th Garhwal Regiment, they refused to fire on the unarmed and innocent crowd. तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतगार, वो अपने आप को खुदा के बंदे, खुदा के सर्वेंट्स बोलते थे, जो लाल पठानी सूट पहनने की वजह से लाल कुर्ती के नाम से जाने गए, जिन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका उस क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन में निभाई और उनका नेतृत्व किया खान साहब, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और पेशावर में हुए ये प्रदर्शन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यही पेशावर में ही 15वीं गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने प्रदर्शनकारियों पर, भारतीयों पर, अपने देशवासियों पर गोलियां चलाने से साफ इनकार कर दिया था कि हम निहत्थे निर्दोष लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि 15वीं गढ़वाल रेजिमेंट को पूरे तरीके से डिसबैंड कर दिया गया, भंग कर दिया गया और तमाम सिपाहियों को लंबी लंबी सजाएं, 16-16, 20-20 साल की सजाएं दी गई थी। उसके बावजूद भी वो जानते थे कि उन्होंने क्या किया था और इसके लिए उन्हें क्या कुछ सजाएं मिल सकती थी। तो एक तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे भारतीय जो सेना, पुलिस या सिविल सर्विसेज में थे, उनमें भी अब राष्ट्रवादी भाव बढ़ने लगा था, गहरी पैठ बनाने लगा था और उसका ही परिणाम था कि अपने ही देशवासियों पर उन्होंने गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ठीक है ना, सर्वेंट्स ऑफ द गॉड, खुदाई खिदमतगार, जिन्हें लाल कुर्ती, रेड शर्ट्स बोला जाता था, जिनका नेतृत्व खान साहब, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कहां पर? मुख्य रूप से पेशावर पर। और यही पेशावर में ही 15वीं गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। और एक प्रदर्शन तो आप लोग जान के दंग रह जाएंगे, अद्भुत था अपने आप में। लिखा हुआ है कि नॉन वॉयलेंट हीरोइज्म एट धरसना सॉल्ट सत्याग्रह, धरसना नामक एक जगह पर नमक सत्याग्रह किया गया था और यह पूर्ण रूप से अहिंसक था। और इस नमक सत्याग्रह की रिपोर्टिंग अमेरिकन जर्नलिस्ट ने की थी, जिनका नाम था वेब मिलर ने की थी। और यह पूर्ण अहिंसात्मक धरसना में धरना प्रदर्शन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। और वेब मिलर ने अपने रिपोर्टिंग में यह लिखा कि उन्होंने दुनिया के कई हिस्से में कई तरह के आंदोलनों पर लेख लिखे, कवरेज दिया, न्यूज बनाए, लेकिन धरसना जैसा सत्याग्रह उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसी क्या खास बात थी? खास बात यह थी कि सत्याग्रहियों के जत्थे, ग्रुप्स बने हुए थे और अंग्रेजों ने बैरिकेड कर रखा था, लाठी डंडा लेकर के तैयार थे मारने पीटने के लिए। सत्याग्रहियों का एक जत्था, एक ग्रुप आगे बढ़ता, अंग्रेज लाठीचार्ज करते।
ये बेचारे लाठियां खाते, झेलते, लेकिन पलटवार नहीं करते, पलट के कोई जवाब नहीं देता था इस हिंसा का, बर्बरता का। और जब उस जत्थे में शामिल आखिरी व्यक्ति बेहोश होने लगता या संभवतः मारा जाता, तो उस ग्रुप का झंडा, देश का झंडा, वो अपने पिछले ग्रुप को, पिछले दूसरे गुट को, सत्याग्रहियों के, उनको ट्रांसफर कर देता, दे देता था। और दूसरा जत्था आगे आता और पहले जत्थे को वो हटाते, वो बेहोश हो गए, चोट खाए लोगों को हटाया जाता, दूसरा जत्था सीना तान के आगे आ जाता अंग्रेजों के सामने कि जितना बर्बरता करना है, जितना मारना है मार लो, हम मार खाते खाते नहीं थकेंगे, तुम मारते मारते थक जाओगे और एक दिन तुमको एहसास हो जाएगा कि असभ्य, जंगली और बर्बर भारतीय नहीं है। निहत्थे लोगों को मारने वाले अंग्रेज असभ्य, जंगली और बर्बर लोग हैं, है ना। तो ये लिखा हुआ ना, नॉन वायलेंट हीरोइज्म एट धरसना सॉल्ट सत्याग्रह, एंड विच वाज रिपोर्टेड बाय वेब मिलर, एन अमेरिकन जर्नलिस्ट। इनके अतिरिक्त, इन गतिविधियों के अतिरिक्त कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर, एकदम निचले स्तर पर, तृणमूल स्तर पर स्वयं सेवकों, वॉलंटियर्स और नए सदस्यों, न्यू मेंबर्स को भर्ती करने में लगे हुए थे। सो द कांग्रेस लीडर्स एंड वर्कर्स हैड बीन बिजी at various levels with the difficult organizational task of enrolling volunteers and members. कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता तृणमूल स्तर पर स्वयं सेवकों व नए सदस्यों को भर्ती करने में लगे हुए थे। ठीक है ना। अब देखिए, यह दूसरा चरण था, गांधीवादी आंदोलन, या तीसरा और अंतिम चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है, उसमें 3 बड़े जन आंदोलन सम्मिलित रूप से हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहला असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दूसरा सिविल डिसोबे या सविनय अवज्ञा। और तीसरा और अंतिम, जब भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध दिलों की आजादी प्राप्त कर ली थी, दिलों की आजादी हासिल कर ली थी, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे कई बार अगस्त क्रांति का भी नाम दिया जाता है, अगस्त रिवॉल्यूशन, क्रांति। ठीक है, अभी तक हमने एक भी आंदोलन को क्रांति नहीं कहा, तो फिर इस आंदोलन को क्रांति कहने की क्या जरूरत पड़ जा रही है। क्रांति इसलिए भी बोल दिया जाता है कई बार कि यह आंदोलन अंतिम प्रयास था, आखिरी प्रयास था भारतीयों का पूरी ताकत के साथ कि चाहे जो हो जाए, अब यहां के आगे हम आजादी हासिल करके रहेंगे, आजादी प्राप्त करके रहेंगे, चाहे इसमें हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। अगस्त रिवॉल्यूशन इसलिए क्योंकि लॉन्चिंग हुई थी 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को, और यह फाइनल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस था, आजादी की आखिरी लड़ाई थी, जिसे क्रांति की संज्ञा भी दे दी जाती है। और इसलिए भी कई बार इसे क्रांति कह दिया जाता है कि यह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अहिंसात्मक नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। रेलवे लाइन्स उड़ाए गए, डायनामाइट्स लगाए गए, पोस्ट ऑफिसेस उड़ाए गए, थाने जलाए गए, पुलिस स्टेशंस पे हमले किए गए, और मुख्य रूप से इस आंदोलन में विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। और उन्हें लग रहा था कि अब चाहे जो हो जाए, देश को आजाद करा करके ही वापस लौटेंगे, नहीं तो नहीं लौटेंगे। तो इसी समय जब इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, जब व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई और अंग्रेजों की तरफ से जबरदस्त दमन चक्र चालू किया गया था, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय, हिंसात्मक वारदातों की वजह से इस बार आंदोलन को वापस नहीं लिया। ठीक है, आप सोच सकते हैं,
आप ऐसा पूछ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में जब एक हिंसात्मक वारदात हुई थी तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस बार तो बहुत बड़े पैमाने पर हिंसात्मक वारदातें हुई, तो फिर गांधी जी ने आंदोलन को वापस क्यों नहीं लिया? यहां से वापस लौटना ही नहीं था, इसलिए नहीं लिया, वापस नहीं लौटना था यहां से। Quit India movement was the final call for independence from where any kind of retreat back was not at all possible. आजादी की अंतिम लड़ाई थी और चाहे जो हो जाए यहां से वापस नहीं लौटना था। ठीक है, और गांधी जी ने क्विट इंडिया रिजोल्यूशन में भारत छोड़ो के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कह दिया था, डू और डाई, करो या मरो। यानी कि या तो हम आजादी प्राप्त करेंगे या इस प्रयास में हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब हम गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अब हमें गुलाम नहीं बने रहना है। या तो हम मारे जाएंगे इस लड़ाई में, या तो हम आजादी प्राप्त करेंगे, आजाद हवा में सांस लेंगे। तो ये चूंकि फाइनल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस था ना, फाइनल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस, आजादी की आखिरी लड़ाई थी, तो यहां से वापस लौटना ही नहीं था। इसीलिए हिंसात्मक वारदातों के बावजूद भी महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को वापस नहीं लिया। और रही बात बड़े पैमाने पर हिंसा की, और कुछ लोगों ने तो गांधी जी से कहा भी कि हिंसात्मक वारदातें हुई हैं तो आप इनकी निंदा करिए, आलोचना करिए। गांधी जी ने इस बार हिंसात्मक वारदातों की आलोचना करने से, निंदा करने से सीधे शब्दों में इनकार कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि ये हिंसात्मक वारदातें ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र से उत्पन्न हुई हैं, अतः मैं इनकी निंदा कतई नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान हुई हिंसात्मक वारदातों की निंदा करने से सीधे सीधे मना कर दिया, इनकार कर दिया था कि कोई मतलब ही नहीं बनता है निंदा करने का, क्योंकि जो हिंसात्मक वारदातें हुई वो अंग्रेजों के भयानक दमन चक्र के बाद शुरू हुई थी। भयानक दमन तक चक्र, यहां तक कि हवाई जहाज, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से नीचे उड़ने वाले हवाई जहाजों पर मशीन गन्स रख करके इंडियन स्टूडेंट्स पर, भारतीयों पर गोलियां बरसाई गई थी। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी थे आंदोलन में, वो एग्रेशन में आ गए, वो एग्रेसिव हो गए, भड़क गए और हिंसात्मक वारदातें प्रारंभ हो गई। तो गांधी जी ने कहा, चूंकि हिंसात्मक वारदातें अंग्रेजों के कारण, उनके दमन चक्र के कारण प्रारंभ हुई हैं, अतः मैं इन हिंसात्मक वारदातों की निंदा नहीं करूंगा, और चूंकि आजादी की आखिरी लड़ाई है, अतः आंदोलन को वापस ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और यह भी कि गांधी जी ने स्पष्ट रूप से पहले ही कहा था कि हिंसा और कायरता में से अगर एक चुनना हो तो मैं हिंसा चुनूंगा। गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि हिंसा चुन लूंगा, कायरता नहीं चुनूंगा, कायरों की तरह नहीं। वैसे अहिंसक रहना है, लेकिन अगर जरूरत पड़ ही जाती है, कि कभी जरूरत पड़ गई कि हिंसा या कायरता, तो कायरता नहीं, तो बचा हिंसा। ठीक है, तो अब 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कर दिया गया। यद्यपि कि कुछ नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह, ये लोग अभी तैयार नहीं थे इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए, तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध, इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, आप लोग जानते हैं 1939 से 1945 के बीच में, तो पंडित नेहरू वगैरह का, मौलाना आजाद का ये स्टैंड था कि समय अभी उचित नहीं है कि हम भारत छोड़ो आंदोलन जैसा ये बड़ा आंदोलन चालू करें। समय अभी उचित नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व है, और चूंकि हम इंग्लैंड का विरोध करेंगे यहां इंडिया में,
अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो संभवतः जर्मनी, इटली और जापान जो एक्सेस पावर्स थी, धुरी शक्तियां थी द्वितीय विश्व युद्ध में, वो मजबूत हो सकती थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए, अभी उचित समय नहीं है। गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल उचित समय है, मुझे जनता की नब्ज पहचानना आता है, आपको नहीं आ रहा है। ऐसा उन्होंने पंडित नेहरू वगैरह को कहा कि आप लोग जनता की नब्ज नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं जन आंदोलनों का नेता हूं, मैं जनता की नब्ज पहचानता हूं कि जनता कब जन आंदोलन करने के लिए तैयार खड़ी है और कब वो जन आंदोलन करने के मूड में नहीं है। आंदोलन में भी जनमानस का मूड भापना होता है ना, मन भापना होता है। तो गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल उचित समय है। और गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कांग्रेस पार्टी को कि अगर कांग्रेस ने अपने प्लेटफॉर्म से आंदोलन नहीं खड़ा किया तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि गांधी जी काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं और सीधे सीधे कांग्रेस को गांधी जी ने कह दिया कि अगर आंदोलन नहीं हम प्रारंभ करते हैं तो मैं इस देश की मिट्टी से, इस देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो फाइनली 8 अगस्त 1942 को, ठीक है ना, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से इस आंदोलन का प्रारंभ कर दिया गया। अब आंदोलन का प्रारंभ क्यों किया गया? इसी समय जबकि मैंने आपसे कहा कि कुछ नेता अभी भी, पंडित नेहरू जैसे कुछ नेता अभी भी क्विट इंडिया मूवमेंट के आंदोलन का, ध्यान रखिएगा, वो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे हैं पंडित नेहरू, उल्टा मत समझ लीजिएगा। पंडित नेहरू ये कह रहे हैं कि समय उचित नहीं है, गांधी जी कह रहे हैं कि समय उचित है। तो क्या रीजंस थे, क्या कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के? ठीक है, जैसे कि यहां पे कुछ महत्वपूर्ण कारण लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने पहले से लिख दिया है इसमें ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई बहुत दिक्कत आपको ना आए। ठीक है ना, तो एक दो स्टूडेंट्स ने यह सलाह दी थी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। इंग्लिश मीडियम ने कहा कि थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम ने कहा कि थोड़ा हिंदी पे भी ध्यान दीजिए। तो ज्यादा बेहतर मुझे ये लगा कि लिख दिया जाए, और लिख देने से ये रहेगा कि आप पॉज करके वीडियो को इससे नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य यही है दोनों लैंग्वेजेस में, स्क्रिप्ट्स में लिखने का, ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो जाए स्टूडेंट्स को। ठीक है, बाकी आपको कोई भी सलाह देनी होती है तो आप लोग बेझिझक मुझे सलाह दे सकते हैं। ठीक है ना, आपके सलाह का हमेशा स्वागत किया जाएगा, इससे हमें भी अपने आप को इंप्रूव करने में आसानी होती है। ठीक है, अंततः उद्देश्य यही है कि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में, ठीक है, और अपनी तैयारी करने में। तो अब देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महंगाई व कालाबाजारी बहुत बढ़ गई थी और बंगाल और उड़ीसा के मछुआरों की नावें भी सरकार ने जब्त कर ली थी। सो देयर वॉज अ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई आसमान छू रही थी और कालाबाजारी बहुत बढ़ गई थी। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे और बड़ी भयंकर भीषण युद्ध चल रहा था ये, ठीक है, और लोगों ने बैंक से अपने पैसे विड्रॉल करने शुरू कर दिए थे, पैसा निकाल के उसको सोने में, डायमंड में, हीरे में बदलना शुरू कर दिया था। तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बनने लगा था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। और इससे, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण संसाधन हटा दिए गए थे मार्केट से, संसाधनों का डाइवर्जन हो जाता है ना, जब भी युद्ध होते हैं तो रिसोर्सेस का डाइवर्जन वॉर में, युद्ध में हो जाता है, तो आम जनता की कठिनाइयां चरम सीमा पर पहुंचने लगती हैं। युद्ध स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, युद्ध स्वयं में अपने आप में एक समस्या होती है, विशेषकर आम लोगों के लिए। तो वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड होर्डिंग बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब एक और समस्या हमें यहां पे दिखाई दे रही है कि सरकार ने बंगाल और उड़ीसा के मछुआरों की नावों को भी जब्त कर लिया था। ऐसा सरकार ने क्यों किया था? ऐसा सरकार ने, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह डर था कि जब जापान, एक संभावना बन रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जापान ब्रिटिश भारत पर हमला कर दे,
और अगर जापान ब्रिटिश भारत पर हमला करेगा तो वो बंगाल और उड़ीसा के मछुआरों की नावों का अपने फेवर में इस्तेमाल कर ले जाएगा। तो चूंकि जापानी सिपाही इन केस अगर अटैक होता है तो जापानी सिपाही बंगाल और उड़ीसा के मछुआरों की नावों का इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए सरकार ने नावें जब्त कर ली थी। ठीक है, नावें जब्त कर ली तो चलिए ठीक है, लेकिन अब मछुआरों के पास आजीविका का दूसरा साधन नहीं होता है। ठीक है, वो खेती नहीं करते। ठीक है, वो मछली पकड़ना, सी फूड्स पकड़ना, केकड़े वगैरह पकड़ना, मार्केट में बेचना, यही उनका काम होता। और ऐसे में अब सैकड़ों हजारों मछुआरों के लाइवलीहुड क्राइसिस आ गया, आजीविका का संकट आ गया। अब वो बेचारे करे तो क्या करें, नावें ही नहीं है उनके पास, भूखों मरने लगे, हालत खराब होने लगी उनकी। तो अनरेस्ट दिखाई दे रहा है हमें, लोगों में अब गुस्सा उबाल लेता जा रहा था, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा होता जा रहा था। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, news of reverses suffered by the British in Southeast Asia and the manner in which the British evacuated Southeast Asia, leaving this subject to their fate. So in the regions of Southeast Asia, इधर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलाक्का, बोर्नियो, उधर की तरफ अंग्रेज हार रहे थे। ठीक है, अंग्रेज जापान से हार रहे थे और जहां जहां उनकी बस्तियां थी अंग्रेज वहां से दुम दबा के भागे और वहां की जनता को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ करके भाग गए थे अंग्रेज। तो इंडिया में यह खबर मिलने लगी थी, भारतीयों को भी यह खबर मिलने लगी थी कि साउथ ईस्ट एशिया से अंग्रेज भाग खड़े हुए हैं और वहां की जनता को उनके भरोसे छोड़ करके भागे हैं। So news of reverses suffered by the British in Southeast Asia and the manner in which the Britishers fled from Southeast Asia, leaving the people to their fate. ठीक है ना? तो दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों की पराजय, दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों की पराजय और वहां की जनता को जिस प्रकार भाग्य भरोसे छोड़ अंग्रेज भागे, उससे भारतीयों में यह डर पैदा हो गया कि अगर जापान, जर्मनी इंडिया पर, ब्रिटिश भारत पर हमला करेंगे तो यहां से भी अगर अंग्रेज हारेंगे तो अंग्रेज यहां से भी इंडियंस को जापानियों और जर्मनी के भरोसे छोड़ के भाग खड़े होंगे, तब फिर हम क्या करेंगे। तो एक डर यह भी लोगों में घर करने लगा था, मुसीबत खड़ी होने लगी थी। ठीक है, और तीसरा यह भी कि लोग अब ना निराश हो रहे थे, पैसा खत्म हो रहा था, संसाधन खत्म होता जा रहे थे, मार्केट से सामान की कमी होती जा रही थी, जो डेली नीड्स होते हैं वो नहीं फुलफिल हो पा रहे थे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही, किसान खेत में काम नहीं कर पा रहे विश्व युद्ध के कारण। तो अब यह भी था कि निराशा का माहौल भरने लगा था, लोगों में घर करने लगा था। और अगर निराशा के माहौल में जापान का हमला हो जाता तो जब निराश समुदाय, निराश लोग उस हमले का प्रतिरोध नहीं कर पाते और ब्रिटिश भारत आसानी से जापान का फिर गुलाम बन गया होता। तो जब डिमोरलाइजेशन होता है ना कम्युनिटी में, सोसाइटी में, तो किसी भी आक्रमण का जनता प्रतिरोध नहीं करती, सीधे सरेंडर कर देती। ठीक है, इसीलिए युद्ध के समय सिपाहियों में, लोगों में जोश भरने के लिए वीर रस की कविताएं लिखी जाती हैं, सैनिकों को चिट्ठी लिखा जाता है, राखियां भेजी जाती हैं ताकि उनका मनोबल उच्च बना रहे। यह आवश्यक होता है। लेकिन लोग निराश होते जा रहे थे, डिमोरलाइज्ड होते जा रहे थे और डिमोरलाइजेशन के केस में यह संभव होता कि अगर जापान से हमला होता ब्रिटिश भारत पर तो भारतीय उनका प्रतिरोध नहीं कर पाते और हथियार डाल देते, सरेंडर कर देते। एक ही संभावना बन गई थी। तो यह भी कि लोग निराश होते जा रहे थे और यह भी संभव था कि जापान के आक्रमण के समय प्रतिरोध भी ना कर पाते और हथियार डाल देते। और एक और बात यह भी कि गांधी जी पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके थे कि आंदोलन प्रारंभ करने का समय आ चुका था। गांधी जी ने जनता की नब्ज पकड़ ली थी, जनता की नब्ज भांप ली थी कि अगर इस वक्त आंदोलन अब नहीं प्रारंभ किया गया तो बहुत देर हो जाएगा और जनता निराशा के चरम बिंदु तक पहुंच जाएगी। इसी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया तो
इसका रिजोल्यूशन, प्रस्ताव, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन या भारत छोड़ो प्रस्ताव। क्या, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन या भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन में महात्मा गांधी ने बहुत साफ कर दिया था, एक बात महात्मा गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी, साफ कर दिया कि गांधी जी ने कहा, देखिए गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा कि पूर्ण आजादी से कम मैं किसी भी बात पर सहमत होने नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड एनीथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण आजादी से कम किसी भी बात पर अब स्वीकार्यता नहीं हो पाएगी। और उन्होंने, देखिए मैं लिखता हूं उसको, आई एम नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड, I'm not going to be satisfied anything short of complete independence. I'm not going to be satisfied anything short of complete independence. कि पूर्ण आजादी से कम, क्या ना, पूर्ण आजादी से कम मैं मतलब यहां पे गांधी जी, मैं किसी भी बात पर सहमत होने नहीं जा रहा हूं। पूर्ण आजादी से कम किसी भी बात पर मैं अब सहमत होने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, और आगे उन्होंने कहा कि एक मंत्र है, एक छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूं। So here is a mantra, a short one that I give you is do or die, करो या मरो। ठीक है, फाइनल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस। तो डू और डाई, करो या मरो, इसका अर्थ यह हुआ कि या तो कुछ करो या इस प्रयास में अपनी जान दे दो, क्योंकि अब दास्ता देखने के लिए, गुलाम बने रहने के लिए जिंदा ही नहीं रहना है। अब जिंदा रहेंगे तो आजाद होकर के, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, तो इधर डू समथिंग, either do something or die in this attempt, because we are not going to see the perpetuation of our slavery. Either do something or die in this attempt, because we are not going to see the perpetuation of our slavery. या तो कुछ करो, either do something, या तो कुछ करो, या इस प्रयास में अपनी जान दे दो। क्यों? क्योंकि अब हम
अपनी दास्ता या गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। दास्ता या गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। Either do something or die in this attempt because we are not going to see the perpetuation of our slavery. ये स्पष्ट कर दिया गांधी जी ने कि ये भाई फाइनल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस है, यहां से वापस लौटना ही नहीं है। ठीक है ना? तो अगर वैसे भी देखिए, इस लाइन ग्राफ पे हम आते हैं तो यहां पर आप देखिए कि ये अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है एनसीए में, तो अगला लाइन ग्राफ अगला बार डायग्राम ये हम बना लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, सीडीएम 1920 से 22, 1930 से 33-34 और फिर एक और ऊंचा और विस्तृत बार डायग्राम बनाते 1942 से 45। ठीक है ना? और अगर हम इन सब के मिड पॉइंट को मिला दें तो हमें एक सीधा लाइन ग्राफ, लगातार बढ़ता हुआ एक लाइन ग्राफ मिल जाता है कि 1947 में जाकर के यहां पे हमें आजादी, फ्रीडम मिल, ठीक है ना, पॉलिटिकल फ्रीडम 15 अगस्त 1947। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि तीनों आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सीडीएम हो, इसके पहले का एनसीएम, ये एक दूसरे के पूरक के तौर पे हैं। हाइट भी बढ़ा, देखिए मैंने हाइट भी ज्यादा लिया है एक के बाद एक, और इसका जो बेस है ना, ये भी देखिए सोशल बेस भी लगातार विस्तृत किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये सोशल बेस यहां पे आप और ज्यादा बढ़ा लीजिए, ये फाइनल कॉल है इस तरह से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डू और डाई ये काफी कुछ बता देता है हमें। ठीक है, और इस पूरे दौरान सबसे खास बात यह रही कि ये मूवमेंट वॉयलेंट रहा, हिंसात्मक रहा, और हिंसात्मक आंदोलन होने के कारण इसमें लोगों की भागीदारी कम रही, अपेक्षाकृत कम रही। ठीक है ना, युवाओं की भागीदारी अधिक रही, विद्यार्थियों की भागीदारी अधिक रही, लेकिन जो लोग अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे उनकी भागीदारी कम हो गई। तो यह होता ही है कि जब आंदोलन अहिंसात्मक चलता तो भागीदारी ज्यादा रहती, और आंदोलन जब हिंसात्मक होता या क्रांतिकारी गतिविधियां होती तो वहां पर जनता की भागीदारी काफी घट जाती थी। तो यह वॉयलेंट स्ट्रगल था। और सबसे खास बात यही रही है इस पूरे में कि गांधी जी ने हिंसात्मक वारदातों की निंदा करने से इनकार कर दिया था। गांधी जी रिफ्यूज टू कंडेम द वॉयलेंट एक्टिविटीज। ठीक है ना, बिकॉज, क्यों? बिकॉज violence broke out in response to the atrocities of the British government, कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए बर्बरता पूर्वक अत्याचार या दमन के विरोध में हिंसात्मक गतिविधियां प्रारंभ हुई थी। अतः गांधी जी ने हिंसात्मक गतिविधियों की निंदा करने से इनकार कर दिया था। और अब 8 अगस्त 1947 जब यह आंदोलन प्रारंभ किया गया तो एक बात की पूरी संभावना थी, और यह आगे चल के सच भी साबित हुआ, और यह संभावना यह थी कि जैसे ही यह आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा वैसे ही सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह अंदेशा था और यह सच भी साबित हुआ। जैसे ही आंदोलन प्रारंभ हुआ, एकदम तड़के सुबह सभी बड़े नेताओं, गांधी सहित
सभी बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया गया, कांग्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, इसे गैरकानूनी पार्टी घोषित कर दिया गया। तो सब कुछ मालूम था कि क्या कुछ हो सकता है। इसीलिए देखिए इंस्ट्रक्शंस पहले दिए जा चुके थे। इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस हैड ऑलरेडी बीन पास्ड और गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। पहले ही बता दिए गए थे, निर्देश जारी कर दिए गए थे, सबके लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे पूर्व संध्या पर ही कि क्या कुछ किया जाना है आगे। जैसे देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट्स वुड नॉट येट बी आस्क्ड टू रिजाइन, asked to resign, but they should openly declare, they should openly declare their allegiance to the Congress. ठीक है, सरकारी सेवाओं में जो भारतीय थे उन्हें यह निर्देश दिया गया इस बार कि त्यागपत्र मत देना। अभी तक बायकॉट और त्यागपत्र दे देते थे सरकारी कर्मचारी, इस बार बोला गया कि त्यागपत्र नहीं देना है। तो त्यागपत्र क्यों नहीं देना है? क्योंकि आजादी मिलने वाली थी, आजादी की सुगंध मिलने लगी थी, किसी भी क्षण आजाद हो सकते थे, तो सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती आजादी के तुरंत बाद। तो इसीलिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला गया कि त्यागपत्र नहीं देना है, अपने अपने पदों पर बने रहना है। इतना कर दीजिए कि कांग्रेस और देश के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो सरकारी कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने पदों से त्यागपत्र ना दें, बल्कि कांग्रेस एवं देश के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दें। महत्वपूर्ण निर्देश, बड़ा सोचा समझा तरीके से दिया गया निर्देश था कि त्यागपत्र दे देंगे और सारे कर्मचारी, ढेर सारे कर्मचारी त्यागपत्र दे देंगे और पता चला आजादी मिल गई, तो अब सरकारी कर्मचारी कहां ढूंढते फिरेंगे, देश कैसे चलेगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ करके इस बार निर्देश जारी किए गए थे कि कोई त्यागपत्र ना दे, हां कांग्रेस और देश के प्रति निष्ठा की घोषणा अवश्य कर दे। ठीक है, दूसरा निर्देश देखिए, भी सोचा समझा निर्देश। सोल्जर्स, सिपाहियों को, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन पुलिस में जो इंडियंस थे उन्हें, सोल्जर्स वर ऑल्सो नॉट टू लीव देयर पोस्ट्स बट वर टू रिफ्यूज to fire on their own countrymen. Soldiers were also not to leave their posts but were to refuse to fire on their own countrymen. सिपाहियों को, सैनिकों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने पदों पर बने रहें, त्यागपत्र ना दें और देश के प्रति निष्ठा भाव रखें
और अपने ही देशवासियों पर गोलियां चलाने से मना करें। तो सैनिकों को निर्देश दिया गया कि वे पदों पर बने रहें, पदों पर बने रहें और अपने ही देशवासियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दें। सैनिकों को यह निर्देश दिया गया कि वे पदों पर बने रहें और अपने ही देशवासियों पर गोलियां चलाने से साफ इनकार कर दें। तो देख रहे हैं ना, निर्देश बिल्कुल बदले हुए हैं और सोच समझ करके दिए गए थे। अब राजे रजवाड़ों को भी, नवाबों को भी निर्देश दिया गया। द प्रिंसेस वर आस्क्ड टू एक्सेप्ट द sovereignty of their own people, their own subject। कि राजे रजवाड़ों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने जनता की संप्रभुता को स्वीकार करें। वो राजे रजवाड़ों वाला टेम्परामेंट छोड़ें, जनता के सेवक बनने का प्रयास करें, जन सेवक बने, मालिक ना बने। ठीक है ना। तो राजे रजवाड़ों को कहा गया कि वे अपने जनता के संप्रभुता को स्वीकार करें और वहां के यानी कि राजे रजवाड़ों के जनता को भी निर्देश दिया गया कि वो यह घोषणा करें कि वो भारत देश के नागरिक हैं, ना कि राजे रजवाड़ों के नागरिक। ठीक है ना। सो पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर asked, were instructed people of the princely state were asked to declare that they were the parts of Indian nation। बेहद महत्वपूर्ण निर्देश के रियासतों की जनता को स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि वे अपने आप को यह मान ले कि वे भारत देश के नागरिक हैं। ठीक है ना। रियासतों की जनता, राजे रजवाड़ों के रियासतों की जनता को यह निर्देश दिया गया, निर्देश मिला कि वे अपने आप को भारत का नागरिक माने, न कि राजे रजवाड़ों का नागरिक। और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश विद्यार्थियों के लिए दिया गया, क्योंकि आंदोलन ही विद्यार्थियों का आंदोलन, मूल रूप से आंदोलन विद्यार्थियों का ही आंदोलन था। और विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया गया कि स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के तभी आना जब अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सको कि जब तक आजादी ना मिल जाए तब तक अब स्कूल या कॉलेज वापस नहीं लौटना है। मतलब छोड़ दिए तो छोड़ दिए, या तो छोड़ के मत आओ, और अगर छोड़ के आ रहे हो
तो दृढ़ निश्चय करके आओ कि आजादी मिलने तक अब स्कूल कॉलेज वापस नहीं जाएंगे, अब जाएंगे तो आजाद स्कूल कॉलेज में ही वापस जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स वर टू give up studies if they were sure they could continue to remain firm till independence was achieved. Students were to give up studies if they were sure they could continue to remain firm till independence was achieved. कि विद्यार्थियों को यह कहा गया कि वो तभी स्कूल कॉलेज छोड़ करके आए जब इस निर्णय पर दृढ़ रह सके कि आजादी मिलने तक अब उन्हें वापस नहीं जाना। okay? और जमींदारों को भी बोला गया, लोगों को कहा गया कि अगर जमींदार सरकार के साथ खड़ा हो तो लगान देने से मना कर दो। सो इफ जमींदार wants to side with the government, no lagan should be paid. कि यदि जमींदार सरकार के साथ खड़ा हो तो उसे लगान अदायगी बंद कर दी जाए, लगान ना दी जाए। ठीक है, यह सबसे खास बात थी। तो आपने देखा कि इंस्ट्रक्शंस वैसे नहीं है जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन या फिर उसके पहले का बड़ा आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के जैसे। इस बार अलग तरीके के निर्देश दिए गए थे क्योंकि यह बात समझ में आ रही थी कि आजाद होते ही हमें मैन फोर्स, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और इसलिए सभी सरकारी लोग, सैनिक और पुलिस, सब लोग अपने अपने पदों पर बने रहें, त्यागपत्र देने की, हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे खास बात देखने को मिली कि एक अंडरग्राउंड नेटवर्क उभरा, अंडरग्राउंड नेटवर्क, ठीक है ना, छुप करके किए जाने वाले क्रियाकलाप, अंडरग्राउंड नेटवर्क। ये वायलेंट था तो ये ऑल इंडिया अंडरग्राउंड, ये ऑल इंडिया लेवल पे फैला और इसमें बड़े प्रमुख और नामी गिरामी नेताओं ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कराया। जैसे देखिए, जिसमें बड़े नेता थे अच्युत पटवर्धन, ठीक है, एक नेता अच्युत पटवर्धन, दूसरे अरुणा आसफ अली, आसफ अली एडवोकेट गांधीवादी, उनकी पत्नी अरुणा आसफ अली क्रांतिकारी। अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, बड़े समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया, ठीक है। बाकी जेपी नाम ही काफी है, जयप्रकाश नारायण, बेहद प्रसिद्ध और सर्वप्रमुख नेता इस दौर के और आगे आने वाले समय में, जिन्होंने आजादी के बाद भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने लाइन ऑफ कमांड देना शुरू किया क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, हिंसक वारदातों के लिए, लाइन ऑफ कमांड और एक्शन एंड source of, they also worked as source of guidance, raised funds and arms and ammunitions, dynamites, okay? ये लोग निर्देश देते, कार्य करते, प्रेरणा स्रोत का कार्य करते और बंदूकें, गोला बारूद, डायनामाइट्स भी खरीदते थे और पुलिस थाने, डाक चौकियां, रेलवे स्टेशंस पे अटैक करते, उड़ाते, बॉम्ब लगाते, ये सब काम करते। और इसी समय 3 जगहों पर कुछ समय तक के लिए
अंग्रेजी शासन को उखाड़ के फेंक दिया गया और भारतीयों के द्वारा समानांतर सरकारें या पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट, है ना। पैरेलल गवर्नमेंट्स कई जगहों पे बने पैरेलल गवर्नमेंट्स, तो 3 जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट सुनने में मिला। एक ईस्टर्न यूपी, बलिया जिला, ठीक है, बलिया जिला को बोलते ही है बागी, रेबल, बागी बलिया। तो बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट बनाया चित्तू पांडे जी ने, ठीक है ना, चित्तू पांडे इन्होंने बनाया। और हालांकि ये समानांतर सरकार, अंग्रेजों के समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, अंग्रेजी राज को बलिया से उखाड़ फेंका गया था, लेकिन 1 सप्ताह तक के लिए ये टिक पाई, ठीक है। तो चित्तू पांडे बलिया में, और एक प्रति सरकार बनी सतारा में। तो सतारा की सरकार जो इंडियंस ने बनाई, इसको पैरेलल गवर्नमेंट को बोला गया प्रति सरकार, प्रति सरकार। तो और सतारा की प्रति सरकार सबसे ज्यादा समय तक चली, लास्टेड फॉर और स्टेट फॉर मोर देन 2 years, स्टेट फॉर मोर देन 2 years, प्रति सरकार ऑफ सतारा। और 2 नेताओं ने बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई, वाईबी चौहान और नाना पाटिल। इन लोगों ने, ये 2 साल से ज्यादा चली थी, मतलब 2 साल तक आप सोचिए, उस जमाने में इतने सशक्त अंग्रेजी राज के समानांतर भी इंडियंस ने एक ऐसी सरकार सतारा में बना ली थी कि जो 2 साल से ज्यादा समय तक टिक गई थी। और एक तमलुक बंगाल में समानांतर सरकार की स्थापना हुई, इसे कहा गया जातीय सरकार, हमारी सरकार। ये भी, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के तौर पर ही आया, पैरेलल गवर्नमेंट्स उसी के हिस्सा, ठीक है ना। यही खास बात है, यही खास बात है, देखिए कि पैरेलल गवर्नमेंट्स या समानांतर सरकारें, ठीक है। आप ये समझ रहे होंगे सारी चीजें, ये सब कुछ रिवीजन क्लासेस के तौर पर चल रही है ना, और रेगुलर क्लास पूरे तरीके से ये रेगुलर क्लास नहीं है। कोशिश ये की है मैंने कि रेगुलर क्लास की ही तरह सारी चीजों को हम लोग लेकर के चलें, पढ़ते समझते डिस्कशन करते लिखते लिखाते, लेकिन 100% उस चीज को, उस ट्रेंड को फॉलो कर पाना संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने 80-85% तक रेगुलर क्लास के ही पैटर्न को फॉलो किया हुआ है, ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। और इसके अलावा देखिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं आपको, वो फॉलो करिएगा। इसके बाद है ना, कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लीजिएगा। और बिपिन चंद्रा जो मैंने टेक्स्ट बुक रिकमेंड किया आपको, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी का जो संघर्ष पुस्तक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उसमें से एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, यही भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्विट इंडिया 37 नंबर है, 38 नंबर चैप्टर है, 36-37 चैप्टर नंबर होगा, देख लीजिएगा ना, कंटेंट मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो क्विट इंडिया मूवमेंट और INA, आजाद हिंद फौज, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा ना। यहां थोड़ा सा आप लोग इस पे वर्कआउट जरूर कर लीजिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड INA। तो बिपिन चंद्रा का यहां पर चैप्टर नंबर 36-37, ये आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से वर्कआउट कर लीजिएगा, उस पर पढ़ के नोट्स भी बना लीजिएगा। नोट्स तो ज्यादातर मैंने क्विट इंडिया के बना ही दिए आप लोगों के लिए। INA का थोड़ा सा, इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा सा आप लोग 2 पेज का एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये किससे पढ़ना है? बिपिन चंद्रा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। हिंदी में भी है,
हिंदी माध्यम क्रियान्वयन संस्थान इलाहाबाद दिल्ली विश्वविद्यालय का, ठीक है ना। तो ये पढ़ना है। और न्यू एनसीईआरटी, ठीक है ना, न्यू एनसीईआरटी मैं रिकमेंड करता हूं क्लास 12 पार्ट 3, ठीक है ना। पार्ट 3, इसमें एक चैप्टर है महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके बाद आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ठीक है ना, विभाजन की समझ, विभाजन की समझ और फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे किया गया, कैसे फ्रेम किया गया। तो नई वाली एनसीईआरटी क्लास 12, उसमें लिखा होता है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, कक्षा 12 भाग 3, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभाजन की समझ विकसित करना और फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों ही चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जो भी एडिशनल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेंगे आप इसी के साथ, मेरे नोट्स के साथ ही, मेरे डिस्कशन के साथ ही वो अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो रिवीजन क्लासेस का ये लास्ट लेक्चर है, शेड्यूल के हिसाब से ये लास्ट लेक्चर है। और गांधीवादी आंदोलनों पर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, एक चर्चा की, और इस पर मैंने आपको गांधी जी के प्रारंभिक गतिविधियां, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलनों पर पूरा फोकस किए रखा ताकि आप एक बेहतर समझ विकसित कर सके। इसी बीच के जो संवैधानिक विकास हुए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं, उन पे मैंने चर्चा नहीं की। वो अलग से चर्चा होती है, उस पे करते हैं हम लोग। और जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे होते हैं तो पूरा फोकस हमारा राष्ट्रीय आंदोलन पे होता है, ठीक है ना। तो वो आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें मूल रूप से हमें 3 अधिनियम पढ़ने होते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, जैसे साइमन कमीशन, क्या ना, साइमन कमीशन, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ये सब थोड़ा सा, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ये 3, साइमन कमीशन, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलन, जिनके निष्कर्ष के रूप में 1935 का भारत छोड़ो अधिनियम पारित किया गया था। और फिर 1945-46 में कैबिनेट मिशन प्लान और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये एक बार आप लोग इसी के साथ पढ़ जाइएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग थोड़ा सा खुद से भी कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है आईएएस बनने के लिए। आईएएस तो आप लोग अपने दम पर ही बनते हैं ना, हम लोग तो थोड़ी सी मदद कर देते हैं आप लोगों की, बाकी आप लोग खुद इतने दमदार समझदार अच्छे लोग हैं कि आप लोग मेहनत करके कोई भी बड़ा से बड़ा टारगेट, बड़े से बड़ा लक्ष्य को पार कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा, युवा हैं आप, और युवा वर्ग में बहुत शक्ति होती, बहुत शक्ति होती है, असीमित शक्ति होती है, और कोई भी बड़ा से बड़ा काम ये कर सकता है। तो मन में आ रही थोड़ी बहुत निराशा और हताशा, इन सब चीजों को धीरे धीरे दूर करिए और खूब जी जान लगा करके मेहनत करते रहिए। मेहनत करिए, आगे पीछे कुछ मत सोचिए, ठीक है ना। ये क्या चल रहा है, इधर उधर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब हमें नहीं सोचना होता है। आप सिर्फ और सिर्फ कर्म करिए और बाकी चीजें छोड़ दिया करिए, उस पर विचार करने की जरूरत नहीं, कर्म पे विचार करने की जरूरत होती है। मैंने तो अपने जीवन में भी यही लक्ष्य अपना रखा है कि कर्म करो, परिणाम छोड़ दो। भगवत गीता का सार ही सबसे खास बात जो मुझे पसंद है श्रीमद् भागवत गीता से, जहां भगवान कृष्ण ने यह बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कोशिश करता हूं, फॉलो करो, ठीक है। आप लोग भी कोशिश करिएगा, बहुत बेहतर फिलॉसफी है, बहुत शानदार जीवन दर्शन है, ठीक है। बाकी कुछ क्लासेस आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर से देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैनेजमेंट के गाइडेंस और गाइडेंस पे ही, डायरेक्शंस पे ही हमें चलना होता है, ठीक है।
ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।